हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज बहुत दिनों के बाद हम अपना वीडियो वापस लेके आए हैं। बीते दिनों में कुछ कारणवश वीडियो आ नहीं पाई थी, लेकिन आज से आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलेंगी। डेली एक वीडियो अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है फेमस वैलीज ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में जितनी भी घाटियां हमको देखने को मिलती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैलीज़ को पढ़ने के लिए वैलीज़ होती क्या है, उनके बारे में एक थोड़ा-सा ब्रीफ जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैली आखिरकार होती क्या है, उसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। वैली is an elongated depression between the higher lands. It's generally drained by a river or was formerly occupied by a glacier. हमने पढ़ा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सिंपल सी भाषा है कि वैली हम कहते किसको हैं। देखिए, आपने कई बार आप यदि कहीं घूमने गए हैं या कभी आप किसी रिवर साइड पे आपका घर है, तो आपने देखा होगा नदी हमेशा एक पहाड़ के किनारे से होते हुए आती है। पहाड़ों की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि जो वैलीज़ फॉर्मेशन होता है, वो माउंटेन रेंज पे ही क्या होता है, वैली का फॉर्मेशन होता है। हमें फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है आपका वैलीज़ का? माउंटेन के पास हमें वैलीज़ बनते हुए दिखती हैं, ठीक है? किसके पास देखने को मिलती हैं आपकी? माउंटेन रेंज पे ही हमको वैली क्या होगी यहाँ पे फाउंड होगी, ठीक है? उसके बाद अब वैली होती क्या है कि दो माउंटेन के बीच से जो नदी बहते हुए आती है और माउंटेन के आसपास के इलाका जो होता है उसको हम एक प्रकार से समझने के लिए कह सकते हैं कि वो क्या होती है, एक वैली होती है। बट अगर हम जोग्राफिकली देखें तो वैली उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है? ये एक इलोंगेटेड डिप्रेशन होता है, यानी कि अगर दो बॉडीज हैं, अब वो बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं, या माउंटेन होगा या ग्लेशियर होगा या कोई टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कोई डिप्रेशन बन गया तो वो हो गया। वो कोई सा भी एक प्रकार का क्या हो सकता है आपका इलोंगेटेड डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन में यानी कि एक प्रकार का गड्ढा टाइप हो सकता है, वो कहीं भी बन सकता है, ठीक है? या तो माउंटेन्स के बीच में बन जाएगा, ग्लेशियर्स के बीच में बन जाएगा, या कोई टेक्टोनिक मूवमेंट होगी तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में बन जाएगा, तो वो कहीं भी बन सकता है। अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का जो डिप्रेशन होता है उसी को हम वैली बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि उसके बीच में से रिवर जाए या ना जाए, ठीक है? हमने कई पढ़ा, हमने ग्रैंड कैनियन के बारे में हमने सुना है कि वो भी, लेकिन वो भी एक वैली का पार्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन वहाँ कभी-कभी नदियाँ देखने को मिलती है, कभी-कभी नदियाँ देखने को नहीं मिलती है। तो वैली क्या है, एक एलोंगेटेड डिप्रेशन है बिटवीन टू लैंड्स, ठीक है? यानी कि दो लैंड्स के बीच में एक गड्ढे को, एक बहुत एलोंगेटेड मतलब बहुत लंबा सा एक दरार जब आ जाती है दो बॉडीज के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि इन वैलीज के बीच से उत्तराखंड में क्या जाती है, नदियाँ जाती है, तो इसीलिए वैलीज क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है उन नदियों की वजह से, उन जगहों की वजह से, उन ग्लेशियर्स की वजह से, ठीक है? होप सो आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। वैली आखिरकार होती क्या है? वैली एक कुछ भी नहीं है, दो लैंड्स के बीच का डिप्रेशन है, लेकिन ये डिप्रेशन क्या होता है, बहुत लंबा होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एक वैली बोला जाता है। अब देख लेते हैं हम कि ये वैलीज होती कितने टाइप की है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने टाइप्स लिखा है इसके, तो कितने टाइप की होती है ये? वी शेप होती है, यू शेप होती है, हैंगिंग होती है और रिफ्ट वैली होती है। पहले हम वी और यू को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है? अब जो वी शेप वैली होती है वो किससे बनी होती है, आपका रिवर से फॉर्म हुई रहती है। किससे फॉर्म हुई रहती है? आपका रिवर से फॉर्म हुई रहती है। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है? अब जैसे ही उसके नाम पे हमको देखने को मिलता है, नाम से ही हमको देखने को मिलता है कि वो वी शेप है, यानी कि कोई रिवर आ रही होगी और वो इरोड कर रही होगी किसी एक स्पेसिफिक लैंड को, ठीक है? कोई एक रिवर, दो मान लो कि ये पहाड़ है हमारे, ठीक है? क्या है, पहाड़ है और इसके बीच से क्या आ रही है, रिवर आ रही है, ठीक है? क्या आ रही है, रिवर आ रही है। और ये रिवर अब क्या कर रही है, इरोजन करेगी। इरोजन मतलब अपने साथ मिट्टी को काट के ले जाएगी, ठीक है? तो अब वो किस शेप पे काट के ले जा रहा है उस पूरे इलाके को, एक वी शेप पे वो नदी क्या कर रही है, उस इलाके को काट के ले जा रही है। तो इसीलिए इस शेप को क्या बोला जाता है, वी शेप वैली बोला जाता है, जो कि क्या है, कौन फॉर्म करता है, आपका रिवर फॉर्म करता है। सिंपल सा है, एक रिवर किसी दो माउंटेन के बीच से जब निकलेगी तो उनको किस शेप पे वो इरोड करेगी, वी शेप पे इरोड करेगी, और उस वी शेप के कारण उस वैली को हम क्या बोल देंगे, वी शेप वैली बोल देंगे। और सिमिलरली होता है आपका यू शेप वैलीज। कौन सी वैलीज? आपका यू शेप वैलीज। लेकिन यू शेप वैलीज क्या होता है, आपका रिवर फॉर्म नहीं करती, वो कौन फॉर्म करता है, आपका ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करता है, आपका ग्लेशियर फॉर्म करता है। अब आप सोचेंगे कि ग्लेशियर किस प्रकार से वैली को फॉर्म कर सकता है। देखिए, ग्लेशियर क्या होता है, बहुत टाइम तक वैसे तो अपनी जगह पे बना रहता है, लेकिन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, आपका
ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो होता है ये मूव करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? मूव करना है कि चलना शुरू करता है। लेकिन अभी बहुत बड़ा होता है तो ये एकदम से आगे पीछे नहीं जाता। ये क्या करता है? आराम-आराम से खिसकते हुए आगे आता है इस प्रकार से। ठीक है? ऐसे। इस प्रकार से ये क्या आता है? आगे को खिसकते रहता है ग्लेशियर। तो आप देखेंगे इस प्रकार से क्या बनाता है फिर? इस प्रकार से इसका इरोज़न होगा तो एक वी आकार की क्या बनाता है? आकृति बनाता है। इसी वजह से इन वैलीज़ को क्या बोला जाता है आपका? यू शेप वैली बोला जाता है। कौन-सा शेप वैली बोला जाता है आपका? वी शेप वैली बोला जाता है। ठीक है? सेम हमने वी शेप में भी पढ़ा था कि रिवर्स क्या कर रही हैं? इस प्रकार से इरोड करते हुए आ रही हैं और माउंटेन इनके बीच पे है तो ये जो वैली बनेगी इसको हम क्या बोला था? वी शेप। और इधर क्या हो रहा है? आपका ग्लेशियर मूव कर रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है? आपका यू शेप वैली बन रही है। बस यहाँ पे एजेंट अलग-अलग है बनाने वाले। वी शेप में रिवर काम कर रही है इरोजन का और वी शेप में आपका कौन कर रहा है? ग्लेशियर काम कर रहा है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट हैंगिंग वैलीज। अब हैंगिंग मतलब लटकना। लटकती हुई वैलीज कैसे बनती है हम ये देखेंगे। लटकती हुई वैलीज कहने का मतलब है कि जैसे झरने बनते हैं तो एक प्रकार से आप झरना जो वाटरफॉल होता है उसको आप अपने माइंड पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको एक प्रकार से आप हैंगिंग वैली कह सकते हैं। ठीक है? और ये भी कौन फॉर्म करता है? आपका ग्लेशियर फॉर्म करता है। अब किस प्रकार से करता है? इस पे क्या होता है? एक बड़ा ग्लेशियर और एक छोटा ग्लेशियर। जब एक बड़े ग्लेशियर से छोटा ग्लेशियर टकराता है, क्या करता है? जब एक बड़े ग्लेशियर से छोटा ग्लेशियर टकराता है तो सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगा। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? इरोजन होगा। तो इस इरोजन में जो दरार बनती है और इन पे जो एक स्टेप का वो आता है, मान लो ये है और ये छोटा है, तो ये जो हाइट डिफरेंस होती है और इसके बीच में इरोजन के कारण जो गैप बन जाएगा, इसके बीच में आप देखिए यहाँ पे जो एक गैप बन गया, यहाँ से तो पानी बहेगा क्योंकि ग्लेशियर है, पिघलेंगे तो पानी आएगा। ठीक है? और इसका हाइट छोटा है, इसका हाइट बड़ा है, तो एक प्रकार से इनके बीच पे क्या बन जाएगी? वैली बन जाएगी। एक ऊंची दीवार, एक छोटी दीवार, तो बीच से पानी आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका हैंगिंग वैली बोलेंगे। और इन हैंगिंग वैली में कभी-कभी जब बड़े वाले ग्लेशियर से पानी पिघल के नीचे को गिरने लगता है तो हमें झरने भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? हैंगिंग वैलीज बोला जाता है। और इनको भी कौन फॉर्म करता है? आपका ग्लेशियर फॉर्म करता है। ठीक है? और अगली इंपॉर्टेंट आती है हमारी रिफ्ट वैली। ठीक है? अब रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली बनती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। अब हमें पता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कौन सी प्लेट्स हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। उन प्लेट्स के कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है, तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराने की वजह से क्या होता है? कभी-कभी इनके बीच में क्या हो जाता है? डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि एक पार्ट बन जाता है और इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्ट वैलीज बोला जाता है। और ये इंडिया के लोअर पार्ट में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि साउथ वाले पार्ट पे। अब नॉर्थ वाले पार्ट पे तो माउंटेन है, तो यहाँ यूवी और हैंगिंग वैलीज ही हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन साउथ वाले डेक्कन प्लेटो वाले पार्ट पे टेक्टोनिक मूवमेंट अच्छा है। और वहाँ के जो प्लेट्स हैं, वहाँ के हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे डेक्कन प्लेटू है तो उधर डेक्कन की प्लेट्स हमको देखने को मिलती है, तो उसपे क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है कभी-कभी मूवमेंट की वजह से। तो इसी वजह से तापी और नर्मदा रिवर ये कहाँ बहती है? हमारी इन्हीं रिफ्ट वैलीज के थ्रू बहती है। ठीक है? कौन-कौन सी रिवर? तापी वैली और तापी और नर्मदा रिवर किसके थ्रू बहती है? आपका रिफ्ट वैलीज के थ्रू बहती है। ठीक है? रिफ्ट वैली क्या होती है? कुछ भी नहीं है। मान लो ये 2 प्लेट है, ये हो गई और ये हो गई। ये दोनों टकराई, इनके बीच पे क्या है? अब फिर से डिप्रेशन आ गया, तो इनके बीच से जो नदी बहते हुए जाती है उसको क्या बोला जाता है? आपका रिफ्ट वैली बोला जाता है। ठीक है? समझ में आया होगा होप सो आपको कि वी वी शेप वैली रिवर फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से आके ये वी शेप यहाँ वैली है फॉर्म हो जाती है। यू शेप ग्लेशियर करता है इस प्रकार से मूवमेंट करके। ठीक है? और हैंगिंग वैली 2 ग्लेशियरों के टकराने की वजह से बनती है और रिफ्ट वैली आपके टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनती है। ठीक है? उसके बाद भी और भी होता है, जियोर्ज होता है। जियोर्ज क्या होता है? जब एक बॉडी, यानी कि कोई भी रिवर बॉडी या कोई भी रिवर या कोई भी वाटर बॉडी या कभी-कभी आपका वेदरिंग की वजह से, हवा की वजह से क्या होता है? इरोजन हो जाता है बड़ी-बड़ी पहाड़ों का। ठीक है? हमने देखा है जब आप डेज़र्ट पढ़ते हैं तो वहाँ हमने कई सारे मोरैन्स हो गए, इस प्रकार के लैंड फॉर्म देख रखे हैं। जब हम वोल्केनो पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे लैंड फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो उसमें वेदरिंग के जो कारण होते हैं, विंड, रिवर और आपका एनवायरमेंटल चेंज की वजह से क्या होता है? नए-नए लैंडफ़ॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक कौन-सा होता है? जियोर्ज होता है। ये क्या होता है? जब एक बहुत लंबे टाइम से इरोजन के कारण या वेदरिंग के कारण क्या होता है? एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है एक बॉडी पे। कभी-कभी हमने देखा होता है ना कि इस प्रकार से पहाड़ होता है, इस प्रकार से हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के भी हमको पहाड़ देखने को मिलते हैं और बीच में इनके गैप होता है। ठीक है? तो ये गैप किसकी वजह से आया? वेदरिंग की वजह से ही तो आया। ठीक है? तो
इन्हीं को क्या बोला जाता है, फिर जॉर्ज बोला जाता है, यानी कि वेरी डीप डिप्रेशन। कौन से डिप्रेशन? जो बहुत डीप होते हैं किसी बॉडी में, बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ही ज़्यादा डीप जब डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है 2 बॉडीज़ के बीच में, तो उसे क्या बोला जाता है? आपका जॉर्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉर्ज बोला जाता है, ठीक है? तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि डेफिनिशन और टाइप्स क्या होते हैं आपके वैलीज़ के। डेफिनिशन क्या होती है? कुछ भी नहीं, इलॉन्गेटेड डिप्रेशन होता है 2 बॉडीज़ के बीच में, हायर लैंड्स या माउंटेन ले लें, या कोई भी 2 बॉडीज़ के बीच में जब डिप्रेशन आ जाता है इलॉन्गेटेड, तो उसको क्या बोला जाता है? वैली बोला जाता है। वैली 4 या 5 प्रकार की होती है, वैसे मेनली 4 प्रकार की होती है, वी शेप, यू शेप, हैंगिंग वैली और रिफ्ट वैली। वी शेप वैली आपकी रिवर्स के कारण बनती है, यू शेप वैली आपकी ग्लेशियर की वजह से बनती है, हैंगिंग वैलीज आपकी ग्लेशियर की वजह से बनती है, और रिफ्ट वैलीज आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनती है। और जॉर्ज क्या होता है? वेदरिंग की वजह से जब किसी बॉडी पे एक बहुत डीप डिप्रेशन आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जॉर्ज बोला जाता है, ठीक है? होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम उत्तराखंड की जो वैलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है? अब देखिए, उत्तराखंड में ना बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये जान लेना है, ठीक है? रिवर्स यहाँ क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। तो इस कारण यहाँ जो वैलीज़ है ना, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत न्यूमेरस वैलीज़ हमको देखने को मिलती है। आप 5-6 या 7-8 किलोमीटर के गैप पे भी जाते हैं, तो एक नई वैली हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? इसलिए हमने इनको क्या कर रखा है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में यहाँ पे बाँट रखा है कि कौन-कौन सी रिवर वैलीज़ इम्पोर्टेंट है और किस-किस पार्ट के ज़रिए हम उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इस वजह से हमने उन वैलीज़ को कितने टाइप पे बाँट रखा है? 3 टाइप पे। एक प्रकार है रिवर वैलीज़, यानी कि जो रिवर के कारण बनती है। दूसरी है हिमालयन ट्राइबल वैलीज़, ऐसी वैली जहाँ ट्राइबल लोग क्या करते हैं, आपका रहते हैं, तो उनको हमने अलग तरीके से यहाँ पे बाँट दिया है। और उसके बाद ग्लेशियर वैलीज़, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं हमारे उत्तराखंड के, जैसे गंगोत्री है, मिलम ग्लेशियर है, आपका सुंदरडूंगा है। तो इस प्रकार के जो ग्लेशियरों के बीच पे जो वैलीज़ बनती है, उनको हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड में क्या है, काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और पहाड़ हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, वैलीज़ भी हमको बहुत सारी देखने को मिलती है। और उसी के कारण एक साथ इतनी वैलीज़ को सम अप करके याद करना थोड़ा-सा टफ होता है, तो उसकी वजह से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे उसको 3 पार्ट में अलग-अलग हमने बाँट रखा है। पहला हमने रिवर वैलीज़ को बाँट लिया, दूसरा हमने उसको हिमालयन ट्राइबल, जहाँ पे ट्राइब लोग रहते हैं, जैसे जोहार वैली, दारमा वैली, ये वैली हमें देखने को मिलेगी, तो उनको हमने अलग तरीके से बाँट रखा है। और ग्लेशियर वैलीज़, जो ग्लेशियर के कारण बनती है, उनको हमने यहाँ पे अलग टाइप में बाँट रखा है। तो अब हम शुरू करेंगे रिवर वैली से, ठीक है? अब देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं और इन रिवर के कारण ही यहाँ पे क्या बनता है, आपका आपका वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी। मोस्टली हमें उत्तराखंड में वी शेप और यू शेप वैली ही देखने को मिलती है। हैंगिंग और रिफ्ट वैलीज़ हमको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर वैली की बात हम करें, तो दून वैली, और ये कौन सी जगह पे होगी आपकी? देहरादून पे होगी, ठीक है? और किस-किस रिवर के बीच में बनती है आपकी ये? गंगा और यमुना रिवर के बीच में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है? कौन सी वैली? दून वैली। कौन-कौन से गंगा रिवर के बीच में है? गंगा और यमुना के बीच पे, ठीक है? उसके बाद अलकनंदा वैली, अलकनंदा रिवर पर होगी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है? इन 2 डिस्ट्रिक्ट पे ये देखने को मिलती है। भागीरथी, भागीरथी रिवर पे उत्तरकाशी पे हमें देखने को मिलती है। मंदाकिनी वैली, मंदाकिनी रिवर पे रुद्रप्रयाग। पिंडर, पिंडर नदी चमोली और बागेश्वर पे। काली वैली, काली या शारदा वैली, काली रिवर पिथौरागढ़ पे। रामगंगा वैली, रामगंगा रिवर अल्मोड़ा और पौड़ी में हमें देखने को मिलती है। कोसी, कोसी रिवर पे, अल्मोड़ा और नैनीताल पे। गौरी गंगा पिथौरागढ़ पे है। और टोन्स वैली आपका उत्तरकाशी में हमें देखने को मिलती है। अब जो यहाँ पे वैलीज़ हैं, ये बहुत कॉमन है, ठीक है? यानी कि ये ऐसी वैलीज़ हैं कि अगर एग्ज़ाम में पूछी भी जाए, वैसे तो अमूमन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि वैलीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कौन से रीज़न की यहाँ पे बात चली। जैसे दून वैली आएगा, तो आपको देहरादून वाला इलाका याद आएगा, रिवर याद होनी चाहिए। कभी-कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ भी जाते हैं, रिवर के साथ आपको वैली क्या करनी होती है, मैच करनी होती है, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं हम ट्राइबल वैलीज़ पे, ठीक है? ट्राइबल जोहार वैली जो है, ये जोहार ब्यास और चौदास, सारी ये जो ट्राइबल वाली है, हमको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती है, ठीक है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही हमको ये अमूमन देखने को मिलती है। कौन सी वाली? ट्राइबल वैली, जिसको कौन-कौन सी आती है आपकी? जोहार आती है, दारमा आती है, ब्यास आती है और चौदास वैली आती है, ठीक है? जोहार वैली आपका गोरी गंगा पे पड़ती है, ठीक है? मुनस्यारी, मीलम ग्लेशियर, एंशिएंट इंडो तिब्बत ट्रेड यहाँ से चलता था। उसके बाद दारमा वैली आपकी धौली गंगा ईस्ट पे ये बहती है, ठीक है? उसके बाद ब्यास वैली काली रिवर के पास है और चौदास वैली भी काली रिवर बेसिन पे ही ये पड़ता है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, ठीक है? 4 ही वैलीज़ हमारी कौन सी है? ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ग्लेशियर वैलीज़, जो ग्लेशियरों में किस प्रकार से वैलीज़ बनती है, तो ये भी ईज़ी है। गंगोत्री वैली, पिंडर वैली, मिलम वैली, सुंदरडूंगा वैली, कफनी वैली, ठीक है? अगर ग्लेशियर की बात करें, तो गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, सुंदरडूंगा और कफनी ग्लेशियर, ये इस प्रकार से हमको ग्लेशियर
देखने को मिलता है। अब जितने भी हमने यहाँ पे ये पढ़े, ये आपको काफ़ी ईज़ी लग रहे होंगे, या इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इनको लिस्टेड ही क्यों किया। ये लिस्ट इसलिए करेंगे ताकि आपको शुरुआत में आसान लगे, क्योंकि अभी जब हम इम्पोर्टेंट वाले में जाएँगे कि कहाँ पे कौन-सी पड़ती है, तो वो याद करने में आपको ईज़ी लगेगा, क्योंकि आपको समझते हुए आपको रीज़न समझ में आ गया कि किस रीज़न पे ये हो सकती हैं और कौन-सी है, ट्राइबल है, ग्लेशियल है या रिवर वैली है, ये भी अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो इस वजह से इन अ, जो वैलीज़ हैं काफ़ी आसान सी, इनको यहाँ पे लिस्ट पे रखा गया है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट और अदर वैलीज़ हैं उत्तराखंड की, वो कौन-कौन सी है, ठीक है? इसमें सबसे पहले आता है आपका नेलांग घाटी। कौन-सी घाटी? आपकी कौन-सी घाटी आती है? नेलांग वैली, ठीक है? और नेलांग वैली कहाँ पड़ती है आपकी? उत्तरकाशी में। कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में ये पड़ती है, ठीक है? नेलांग घाटी पे। यहीं से 1962 के बाद इसको बंद कर दिया था इंडो चाइना वॉर के लिए, लेकिन अभी हाल ही में इसको दोबारा 2021 में इसको क्या कर दिया है, दोबारा खोल दिया, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी कौन सी वैली? हर्षिल वैली, ठीक है? कौन सी? हर्षिल वैली। ये भी कहाँ पड़ती है आपकी? उत्तरकाशी पे पड़ती है, ठीक है? ये भी कहाँ पड़ती है आपकी? उत्तरकाशी पे पड़ती है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है रवाई घाटी। रवाई घाटी। रवाई घाटी आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर काशी में हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद भैरव घाटी। भैरव घाटी। भैरव घाटी क्या है? ये भागीरथी रिवर के आसपास हमको देखने को मिलती है। भागीरथी रिवर के आसपास हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका हर की दून घाटी। हर की दून घाटी। और ये भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर काशी में। और हर की दून एक बुग्याल भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद पिथौरागढ़ की 3 हमने दारमा, चौदास और व्यास घाटी का यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं हम। वो आपका एक ट्राइबल हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम और इम्पोर्टेंट की बात करें, तो जो एग्जाम्स हमसे पूछी गई है उनको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी स्कंद घाटी। कौन सी घाटी? स्कंद घाटी। स्कंद घाटी कहाँ पड़ती है आपकी? ये रुद्रप्रयाग। कहाँ? रुद्रप्रयाग में पड़ती है। कहाँ पड़ती है आपकी? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आप देखेंगे उग्रम घाटी। कौन सी घाटी? उग्रम वैली। कौन सी वैली या घाटी? उग्रम वैली आपकी पड़ती है चमोली जोशीमठ वाले इलाके में। चमोली या जोशीमठ वाले इलाके में, ठीक है? चमोली आप इसको उसको देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अगली आती है निजमुल्ला घाटी। निजमुला घाटी। ये भी आपकी कहाँ देखने को मिलती है हमको? चमोली जोशीमठ के पास ही हमको ये वैली देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद हमें देखने को मिलती है चेनाब वैली। कौन सी वैली? चेनाब वैली भी हमको कहाँ देखने को मिलती है? जोशीमठ चमोली के आसपास ही हमको ये देखने को मिलती है। जोशीमठ चमोली के आसपास ही हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंट है कौन सी? पाणा ईरानी घाटी। कौन सी? पाणा ईरानी वैली, ठीक है? कौन सी वैली? पारायणाना वैली। और ये कहाँ देखने को मिलती है हमको? यही निजमुल्ला के अंदर ही ये है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद गगड़वा डस्यू घाटी। कौन सी घाटी? गगवा डस्यू घाटी। गगवा डस्यू वैली। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? पौड़ी के अंदर देखने को मिलती है। पौड़ी गढ़वाल में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद वारसू, वारसू वरुणा, वारसू वरुणा, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये दोनों घाटियां वारसू और वरुणा, ये हमें उत्तरकाशी में देखने को मिलती हैं, ठीक है? कहाँ देखने को मिलती हैं? उत्तरकाशी में ही हमको देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद अदर की अगर हम बात करें कि और इम्पोर्टेंट कौन सी हैं जो हमसे पूछी गई हैं, उसके बाद आती है तोता वैली। कौन सी वैली? तोता घाटी या तोता वैली। ये कहाँ देखने को मिलती है हमको? ऋषिकेश में। कहाँ? ऋषिकेश में हमको ये देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका राड़ी घाटी। कौन सी घाटी? राड़ी वैली। राड़ी वैली हमको देखने को मिलती है धरासू में। कहाँ?
धरासू में। उसके बाद हमको अगली घाटी देखने को मिलती है गगास घाटी, गगास वैली। गगास वैली हमें कहाँ देखने को मिलती है? बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में, ठीक है, बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में, ठीक। उसके बाद हम कौन सी देखेंगे? गिवाड़ घाटी। कौन सी घाटी? गिवाड़ वैली। गिवाड़ घाटी हमें कहाँ देखने को मिलती है आपकी? चौखुटिया अल्मोड़ा में, चौखुटिया अल्मोड़ा में, ठीक है। अभी आपको ये सारे अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये सारी वैलीज उत्तराखंड पे ही हमें देखने को मिलती है और इनको याद करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज या इस तरीके से याद कर सकते हैं। और वैलीज क्या होती है, उनके टाइप्स क्या हुआ है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और बहुत सारी हमको ऐसी इंपॉर्टेंट वैलीज देखने को मिलेंगी और ये हम ऐसे ही रैंडमली नहीं ले रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कई करंट अफेयर्स में रहे हैं। जैसे गिवाड़ घाटी, ये अभी करंट अफेयर्स पे काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। गगास वैली आपसे पूछी जा सकती है, तो इस वजह से इनको क्या लिया गया है, लिस्टेड ये यहाँ पर है, ठीक है। अगली घाटी अगर हम देखेंगे तो बारोर घाटी। कौन सी घाटी? बारोर घाटी, बारोर नहीं, बरारो, बरारो घाटी। कौन सी घाटी? बरारो घाटी। ये कहाँ देखने को मिलती है हमको? अल्मोड़ा में, सोमेश्वर के अल्मोड़ा में। कहाँ? सोमेश्वर अल्मोड़ा में, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी घाटी अब हमारी बच गई है? बादल घाटी, बांदल घाटी या बादल, बांदल घाटी। कहाँ? बांदल घाटी। बांदल घाटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? जौनपुर टिहरी में। कहाँ? जौनपुर टिहरी में। कहाँ देखने को मिलती है? जौनपुर टिहरी में हमको ये देखने को मिलती है। उसके बाद पैनो घाटी कहाँ देखने को मिलती है हमें? पैनो वैली। पैनो वैली हमें देखने को मिलती है आपकी कोटद्वार के अंदर। कहाँ? कोटद्वार के अंदर हमको पैनो वैली देखने को मिलती है, ठीक है। नयार वैली, ये तो इजी है। नयार वैली हमें देखने को मिलेगी आपका पौड़ी सतपुली के पास, ठीक है, पौड़ी में। उसके बाद अगर हम और देखें, ये माणा घाटी, ये तो नॉर्मल सी घाटियां हैं, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। और अगर और इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो यही हमें इम्पोर्टेंट है। अगर सोर वैली तो आपको पता ही है, पिथौरागढ़ पे हमें देखने को मिलती है सोर वैली, ये हमें पिथौरागढ़ पे देखने को मिलती है, पिथौरागढ़। उसके बाद उग्रम घाटी हम देख चुके हैं, दून घाटी हमने देख ली, नीलांग घाटी हमने देख ली। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी जो इम्पोर्टेंट वैलीज हैं उत्तराखंड की, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर ली हैं। और ऊपर जो दी गई हैं ये टाइप्स वाइज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे जो लिखी गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम थोड़े से टिपिकल है और इनका जो लोकेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है। नीलांग वैली, हर्षिल वैली, रवाई, भैरव घाटी, हरकी दून, स्कंद, उग्रम, निजमुल्ला, चेनाब, पाटाई, राणी, गगवा, डस्यू, बारसू, वरुणा, तोता, राड़ी, गगास, गिवाड़, बारोरो, बांदल, पैनो, नयार, ये आपको याद होनी चाहिए। और इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये वैली कहाँ गई है। और ये टॉपिक हमने लगभग यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि उत्तराखंड में कितनी वैलियाँ हैं और उनसे रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें थी, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उनके टाइप भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया और वैलीज़ होती क्या है उनको भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छे से इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारी वन शॉट वीडियो वाली सीरीज़ है जिसमें हमने इससे पहले कत्यूरी वाला किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम चंद का वन शॉट वीडियो लेके आएँगे। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, अब से टाइमली आपको चैनल पे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।